हाँ तो प्यारे छात्रों, आज फिर से एक बार सक्सेस क्लासेस में आप सभी छात्रों का ढेर सारा अभिनंदन। आज हम फिजिक्स का फिर से एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? कल के क्लास में हमने बताया था कि उत्तल को अभिसारी क्यों कहा जाता है, और ये भी बताए थे कि अभिसारी का मतलब होता है मोड़ देने वाला और अपसारी का मतलब होता है फैला देने वाला। और कल ये भी समझाए थे कि उत्तल लेंस को या अवतल लेंस को दोनों को हम छोटे छोटे प्रिज्मों से बना समझ सकते हैं। और प्रिज्म भी बताए थे कि त्रिभुजाकार कांच का टुकड़ा होता है जो यदि इसका शीर्ष ऊपर हो और आधार नीचे हो तो ये किरणों को मोड़ने का काम करता है, और यदि अगर आधार ऊपर और शीर्ष नीचे हो तो ये किरणों को फैलाने का काम करता है। तो उसी पर आधारित ये भी सवाल है, जिस छात्र को उत्तल को अभिसारी क्यों कहा जाता है वो समझ में आया होगा, तो उसी पर ये भी आसानी से समझ में आ जाए। जब थोड़ा सा गौर से देखा जाए इस फिगर को, इसको यदि अगर हम इस तरह से मिला दें तो ये एक प्रिज्म का आकार हो जाता है, जो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इसका शीर्ष जो है या आधार जो है ऊपर है, शीर्ष नीचे है। और जिसका भी आधार ऊपर हो जाए, शीर्ष नीचे हो जाए, तो वो किरणों को फैलाने का काम करता है, और शीर्ष ऊपर और आधार नीचे हो तो किरणों को मोड़ने का काम करता है। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस को हम लोग देखते हैं कि इसका आधार ऊपर और शीर्ष नीचे है, इसलिए यह मुख्य अक्ष के समांतर इस रेखा को लेंस के बीच से होकर गुजरने वाली सी एफ और पी से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसके समांतर जो भी किरणें जाती है, इसका आधार ऊपर और शीर्ष नीचे होने के कारण यह किरणों को फैला देता है, यानी अपसारित कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। इस तरह इसका जवाब हो जाएगा कि अवतल लेंस को छोटे छोटे प्रिज्मों से बना समझ सकते हैं। इधर से भी प्रिज्म, और थोड़ा सा आगे ले लें तो यहाँ से भी प्रिज्म हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे प्रिज्मों से बना माना जा सकता है। अवतल लेंस को छोटे छोटे प्रिज्मों से बना समझा जा सकता है, जिसका आधार ऊपर और शीर्ष नीचे की ओर होता है, जिसका आधार ऊपर और शीर्ष नीचे की ओर होता है, जिसके कारण यह मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणों को अपसारित कर देता है, फैला देता है। स्पष्ट रूप से देख रहे हैं हम लोग कि ये किरण मुड़ नहीं रहा है बल्कि फैला हो रहा है, इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये फैलते जा रहा है। इसी कारण इसको कहा जाता है अपसारी लेंस। तो एक बार फिर से हम लोग संक्षेप में समझ लें कि अवतल लेंस को छोटे छोटे प्रिज्मों से बना समझा जा सकता है। अवतल लेंस को छोटे छोटे प्रिज्मों से बना समझा जा सकता है, जिसका शीर्ष नीचे और आधार ऊपर की ओर होता है। अवतल लेंस को छोटे छोटे प्रिज्मों से बना समझा जा सकता है, जिसका शीर्ष नीचे और आधार ऊपर की ओर होता है, जिसके कारण यह मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणों को अपसारित कर देता है, अर्थात फैला देता है। इसी कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब इस सवाल का जवाब हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, जल्द से जल्द उतार लेंगे। हाँ तो जिस बात को अभी हमने समझाया उसी बात को अब हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। थोड़ा सा इसको एक बार दोहरा लें कि अवतल लेंस को छोटे छोटे प्रिज्मों से बना समझा जा सकता है, जैसा कि अभी हमने फिगर बनाकर समझाया था कि अवतल लेंस को छोटे छोटे प्रिज्मों से बना समझा जा सकता है, जिसका शीर्ष नीचे की ओर और आधार ऊपर की ओर होता है। और ये भी बताया तुम लोग को कि यदि अगर शीर्ष ऊपर होता है और आधार नीचे की ओर होता है, या आधार ऊपर की ओर शीर्ष नीचे की ओर होता है, तो यह मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणों को फैला देता है, यानी अपसारित कर देता है। इसी कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। फिर से एक बार देख लें। अवतल लेंस को छोटे छोटे प्रिज्मों से बना समझा जा सकता है, जिसका शीर्ष नीचे और आधार
ऊपर की ओर होता है, जिसके कारण यह मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणों को अपसारित कर देता है। इसी कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। हाँ तो बच्चों, अगला सवाल है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताओ। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बतावे। तो इसके बीच में हम कुछ अंतर बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखोगे, गौर से समझोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है। इस दोनों को यदि अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि इसके बीच का भाग मोटा है, किनारे पतला है। किनारे पतला, बीच का भाग मोटा। और इसका अपोजिट हम लोग इसमें देखते हैं कि इसके बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा है। तो हम लोग एक अंतर ये भी बता सकते हैं कि उत्तल का बीच वाला भाग मोटा होता है, इसका बीच वाला भाग पतला होता है। उत्तल का बीच वाला भाग मोटा और इसका बीच वाला भाग पतला। किनारे हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा ही ज्यादा मोटा, बीच में पतला है। तो इसका पहला अंतर हो जाएगा कि उत्तल का यानी उत्तल लेंस का बीच का भाग मोटा और अवतल लेंस के बीच का भाग पतला। दूसरा अंतर हम लोग कर सकते हैं कि उत्तल लेंस के किनारे वाला भाग पतला और अवतल लेंस के किनारे वाला भाग मोटा होता है। इस तरह से दो अंतर आसानी से समझ में आ गया होगा कि उत्तल का बीच का भाग मोटा होता है, लेकिन अवतल के बीच का भाग पतला होता है। दूसरा अंतर हम लोग ये कह सकते हैं कि उत्तल के किनारे वाला भाग पतला होता है और अवतल के किनारे वाला भाग मोटा होता है। दो अंतर अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम लोग देख ले कि उत्तल लेंस का बीच का भाग मोटा, अवतल के बीच का भाग पतला, उत्तल के किनारे वाला भाग पतला, अवतल के किनारे वाला भाग मोटा। अब अगला अंतर हम लोग इस फिगर से देखेंगे। दो अंतर हम लोग इसके आधार पर समझे। तीसरा अंतर कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, ये देखो हमारा वस्तु है, इस वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब बना। ये प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं कि ये ऊपर है, ये नीचे है। यानी इस नीचे वाला जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक कहलाता है। और इसके बीच में वस्तु यदि अगर रखा जाए उत्तल लेंस के P और F के बीच, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच, तो उसका बना प्रतिबिंब सीधा होता है। यदि अगर हम लोग इस तरह से देखें यहाँ पर रख करके, तो यहाँ से जो किरण जाएगी वो परावर्तित होकर इधर से, और एक वस्तु के माथा और सी से डालेंगे तो ये किरण फैलती चली जाएगी, और इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे तब मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्रतिबिंब सीधा है और ये प्रतिबिंब उल्टा है। इससे पता चलता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। तीसरा अंतर, उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अवतल लेंस में क्या है कि हम लोग कहीं भी वस्तु रखेंगे वो हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, या मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह तीसरा अंतर हो गया। उत्तल का बीच का भाग उठा हुआ या मोटा, इसका बीच का भाग पतला, इसका किनारे का भाग पतला, इसका किनारे का भाग मोटा। उत्तल लेंस से काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस से केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यह हो गया हमारा तीसरा अंतर। चौथा अंतर हम लोग देखते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है और वस्तु से बड़ा भी हो सकता है। छोटा भी, बराबर भी, बड़ा भी। लेकिन
अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। चौथा अंतर क्या हुआ कि उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। लेकिन अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा होता है। तो इस तरह से चार अंतर हो गए। अब चारों अंतर हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, इसको सावधानी से फिर से उतार देंगे। इसके बीच का भाग मोटा होता है, इसका बीच का भाग पतला होता है। दूसरा अंतर, इसके किनारे का भाग पतला होता है, इसके किनारे का भाग मोटा होता है। तीसरा अंतर है कि इसके द्वारा अर्थात उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, यानी सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। और इसके द्वारा हमेशा काल्पनिक यानी सीधा प्रतिबिंब भी बनता है। ये लेंस जो है सीधा उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता, ये उल्टा और सीधा दोनों तरह का बनाता है, यानी काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह का बनाता है, और ये केवल सीधा प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चौथा अंतर है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, या तो बराबर या तो बड़ा, लेकिन इसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। तो फटाफट इस सवाल को नोट कर ले, आगे का सवाल बताते हैं। अगला सवाल, बिना स्पर्श किए, स्पर्श का मतलब होता है छूना, बिना छुए या बिना स्पर्श किए आप उत्तल लेंस, अवतल लेंस और वृत्ताकार कांच के प्लेट की पहचान कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये है हमारा अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस और ये वृत्ताकार कांच का प्लेट। यदि अगर हम लोग वास्तविक रूप में देखेंगे तो तीनों का आकार एक जैसा लगेगा, इसी तरह का इस आकार तीनों का हो जाएगा। जैसा कि कभी कभी प्रकाश बॉक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें इस तरह की कुछ आकृति होती है, इसमें इस तरह का मूठ लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग छोटे चीज को बड़ा करके देखने में करते हैं। इसी तरह की आकृति इसका भी होता है, इसी की आकृति इस तरह का होता है, और कांच का प्लेट भी इसी आकार का होता है। लेकिन यदि अगर इसको छुओगे और ये उत्तल होगा तो बीच में मोटा और किनारे पतला लगेगा, जैसा कि आप प्रकाश बॉक्स में कभी कभी देखे होंगे। इसके बीच के भाग को छुओगे उत्तल रहता है, उसमें मोटा लगेगा तो समझ जाओ वो उत्तल है, किनारे किनारे छूते जाओगे पतला समझ में आएगा। उसी तरह से ये भी होता है, इस तरह की रचना वास्तविक होती है, ये फिगर में इस तरह से दर्शाया जाता है। लेकिन यदि अगर ये अवतल होगा तो बीच का भाग दोनों तरफ से छुओगे तो ये पतला महसूस होगा और किनारे मोटा मोटा महसूस होगा। तो इस तरह से यदि अगर हम तीनों लेंसों को इस तरह से देखेंगे तो आकृति तीनों इसी तरह से प्रतीत होगा। लेकिन यदि अगर ये अवतल होगा, इसको छू करके दोनों तरफ से हाथ से टच करके देखेंगे तो पता चलेगा कि बीच का भाग पतला है, किनारे का भाग मोटा है। उत्तल का स्पर्श करके देखोगे तो बीच का भाग मोटा नजर समझ में आएगा, किनारे चारों तरफ पतला समझ में आएगा। लेकिन इसको यदि अगर हम लोग कहीं भी छुएंगे तो हर जगह इस समान मोटाई का नजर आएगा, कहीं मोटा पतला नजर नहीं आएगा। तो यदि अगर हम लोग छू कर देखेंगे तब तो आराम से बता सकते हैं कि कौन सा लेंस कैसा है। मोटा यदि अगर बीच का भाग होगा समझ जाएंगे उत्तल है, पतला बीच का हिस्सा होगा समझ जाएंगे अवतल है, सब जगह प्लेन समझ में आएगा समझ जाएंगे कांच का प्लेट है, वृत्ताकार कांच का प्लेट है। लेकिन प्रश्न में हम लोगों को मना कर दिया गया है कि आपको इसे छू कर देखना नहीं है, बिना छुए हम लोग बताएंगे, पहचानेंगे कि कौन सा उत्तल है, कौन सा अवतल है और कौन सा समतल है। इसकी पहचान करने के लिए एक आसान तरीका है कि हम बिना छुए भी इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो बारी बारी से हम तीनों लेंसों को लेंगे, एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे। जब तक हम इसके बीच के भाग को छुएंगे नहीं तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन उत्तल है, कौन अवतल है और कौन कांच का प्लेट। तो कैसे पहचानेंगे, इसके लिए कुछ नियम है, जरा समझे। जैसा कि अभी हमने बताया
कि उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है। लेकिन अवतल लेंस जो है वो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और कांच का प्लेट जो होगा वो हमेशा वस्तु के बराबर फिगर बनाएगा। ये हमेशा वस्तु के बराबर बनाएगा, ये वस्तु से छोटा बनाएगा, और ये छोटा बड़ा उल्टा सीधा हर तरह का बनाएगा। ये सीधा बनाएगा, ये उल्टा सीधा दोनों तरह का बनाएगा। ये हमेशा वस्तु से छोटा, ये छोटा भी और बड़ा भी, और इसमें वस्तु के बराबर। तो इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे, तीनों को हम बारी बारी से लेकर के और उसके सामने एक वस्तु को रखेंगे, और उस वस्तु को इसके आगे पीछे एक बार इधर से आगे करना है, पीछे करना है, आगे करना है, पीछे करना है, और इसके प्रतिबिंब पर ध्यान देना है। यदि अगर हम देख लेंगे, चूंकि अवतल यदि अगर होगा तो वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, ये हमेशा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक, सीधा और काल्पनिक। यदि अगर अवतल लेंस होगा तो ये हमेशा हम इसके सामने जो वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब हम देखेंगे तो हमेशा कैसा नजर आएगा, वस्तु से छोटा नजर आएगा। जितना बड़ा वस्तु है इससे छोटा दिखाई पड़ेगा और सीधा ही दिखाई पड़ेगा और वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा। लेकिन उत्तल लेंस के साथ यदि अगर हमने उत्तल लेंस उठाया होगा, उसके सामने वस्तु को रख करके आगे पीछे करेंगे तो देखेंगे कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कभी छोटा बन रहा है, कभी बड़ा बन रहा है, कभी वस्तु से छोटा है, कभी बड़ा है, कभी उल्टा है, कभी सीधा है। तो समझ जाएंगे कि वो लेंस हमारा उत्तल लेंस है। और यदि अगर ये कांच का प्लेट हमने उठाया होगा तो इसके सामने वस्तु कहीं आगे पीछे करोगे, हमेशा उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से हम प्रतिबिंब बना करके तीनों तरह के लेंसों को, चाहे वो उत्तल हो, अवतल हो या कांच का प्लेट हो, सबकी पहचान कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कैसे, इसका तरीका क्या है कि तीनों लेंसों को बारी बारी से लेकर, क्या बोले, तीनों लेंसों को बारी बारी से लेकर, थोड़ा मन में मेरी बातों को रिपीट करोगे अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तीनों लेंसों को बारी बारी से लेकर, तीनों लेंसों को बारी बारी से लेकर उसके सामने एक वस्तु रखेंगे और उसे आगे पीछे खिसकाएंगे। इस तरह से चलाना है, आगे पीछे धीरे धीरे। तीनों लेंसों को बारी बारी से लेकर उसके सामने एक वस्तु रखेंगे और उसे आगे पीछे खिसकाएंगे। उसके बाद पता नहीं हमसे कौन सा लेंस उठा होगा, हम प्रतिबिंब को देख करके निराकरण करेंगे। यदि अगर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता होगा तो समझ जाएंगे वो अवतल लेंस। और यदि अगर वस्तु का प्रतिबिंब कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी उल्टा, कभी सीधा बनेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो उत्तल लेंस है। और यदि अगर वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर ही और सीधा बनेगा तो हम समझ जाएंगे वो कांच का प्लेट है। तो समझ में आया होगा ये कैसा बनाता है, वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक। ये बड़ा भी, छोटा भी और उल्टा और सीधा भी। ये हमेशा वस्तु के बराबर और सीधा, बराबर और सीधा। तो बराबर और सीधा बनेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कांच का प्लेट है। छोटा, बड़ा, उल्टा, सीधा हर तरह का बनाएगा तो समझ जाएंगे उत्तल है। और यदि अगर देख लेंगे कि नहीं हमेशा वस्तु से छोटे बन रहा है, सीधा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो अवतल लेंस। तो लिखने का तरीका क्या बताएं, तीनों लेंसों को बारी बारी से लेकर, तीनों लेंसों को बारी बारी से लेकर उसके सामने एक वस्तु रखेंगे और उसे आगे पीछे खिसकाएं। फिर नंबर दे करके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में तीनों का डेफिनेशन, तीनों का व्याख्या लिख देंगे कि जिस लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनेगा वह अवतल लेंस होगा। और जिस लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा या कभी वस्तु के बराबर, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी उल्टा, कभी सीधा बनेगा तो वह उत्तल लेंस होगा। और
जिस लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर और सीधा बनेगा वह वृत्ताकार कांच का प्लेट होगा। तो इस तरह से तीनों में विभेद पहचानने का तरीका समझ गया होगा। अब इसको हम अच्छी तरह से बोर्ड पर लिख रहे हैं, जल्द से इसको नोट कर लो। हाँ, तो अभी हमने इस सवाल का जवाब बिना स्पर्श किए आप उत्तल लेंस, अवतल लेंस और वृत्ताकार कांच के प्लेट की पहचान कैसे करेंगे फिगर बनाकर समझाया था। अब उसी अंतर को, उसी चीज को हमने बोर्ड पर अंकित कर दिया है। थोड़ा सा इस बात को हम फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसा कि बताए कि अवतल लेंस वस्तु का हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस सीधा भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, काल्पनिक भी बनाता है। और कांच का प्लेट जो है वो बराबर, सीधा और काल्पनिक बनाता है। तो इसी आधार पर हम लोग लिख देंगे कि तीनों लेंसों को बारी बारी से लेकर उसके सामने एक वस्तु रखेंगे और उसे आगे पीछे खिसकाएंगे। खिसकाने के बाद बारी बारी से तीनों को लेंगे एक एक करके और देखेंगे कि जिस लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनेगा, तो ऐसा कौन बनाता है? अवतल। तो वह अवतल लेंस होगा। जिस लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर, सीधा और काल्पनिक बनेगा, वह वृत्ताकार कांच का प्लेट होगा। और जिस लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कभी छोटा, कभी बड़ा या बराबर भी कर सकते हैं, और कभी उल्टा, कभी सीधा बनेगा, वह उत्तल लेंस होगा। तो फटाफट इसको नोट करें। अगला सवाल है, कांच के आयताकार सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन का दोहरा किरण आरेख खींचे। कभी कभी एक किरण आरेख भी पूछता है, कभी कभी दोहरा, मतलब दो किरणों को खींचना। कांच के आयताकार सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन का दोहरा किरण आरेख, दो किरणों को जाते हुए किस तरह से हम लोग कांच में दिखाएंगे, उसके लिए किरण आरेख खींचने के लिए कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले इंच से और पेंसिल की सहायता से हम लोग एक आयताकार आकृति बना लेंगे। इसको बनाने में हम लोग पेंसिल और स्केल का सहारा लेंगे। सबसे पहले एक आयताकार हिस्सा बना लेना, एक आयताकार आकृति बना लेना। उसके बाद दो समांतर किरण स्केल की सहायता, स्केल रख करके एक किरण यहाँ से यहाँ तक मिलाना है, इससे आगे नहीं बढ़ना। दूसरा किरण बिल्कुल इसके समांतर होना चाहिए। ऐसी रेखा हम लोग ना खींचेंगे या इस तरह से ना खींचेंगे ताकि एक दूसरे से दूर होता जाए। बिल्कुल दोनों की दूरी बराबर होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो एक रेखा इस तरह से समांतर, एक रेखा इस तरह से समांतर। इसको हम लोग फ्री हैंड से नहीं खींचेंगे बल्कि स्केल रख करके खींचेंगे और इस लाइन में लाकर छोड़ देंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये किरण यहाँ से यहाँ तक हवा में चल रही थी, अब यहाँ से कांच में प्रवेश करेंगे। यदि अगर कांच नहीं होता तो ये किरण इस तरह से सीधे गुजर जाती। इसको हम लोग डॉट डॉट से दिखा देंगे। और कांच में सघन माध्यम में प्रवेश करने के कारण ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुकता है, क्योंकि ये गाढ़ा माध्यम है। गाढ़ा माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाता है, विरल में जाने पर अभिलंब से दूर चला जाता है। क्योंकि हवा से कांच में प्रवेश किया, सघन विरल से सघन में, इसलिए ये किरण थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और यहाँ से भी इस किरण को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल स्केल की सहायता सीधा लाइन तक लाकर छोड़ देंगे। ठीक उसी तरह से इसको भी गुजारना है, यहाँ भी एक अभिलंब डालना है। और यदि अगर ये माध्यम नहीं बदलता, कांच नहीं आता, तो ये किरण इसी तरह सीधे जाती रहती। लेकिन कांच में सघन माध्यम में प्रवेश करने के कारण ये किरण भी थोड़ा सा लंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और इसके बीच की दूरी भी इसी तरह समांतर होना चाहिए, जिस तरह से ये दूरी बना हुआ है वही दूरी यहाँ भी होनी चाहिए। फिर जैसे हम लोग इस लाइन से बाहर निकलेंगे, यहाँ पुनः किरण जो है हवा में प्रवेश करेगी और हवा में प्रवेश करने के कारण पुनः जो है ये पतला से गाढ़ा, गाढ़ा से पतला में प्रवेश कर रही है। इसलिए यदि अगर ये बाहर नहीं निकलता तो ये किरण इसी तरह से सीधे जाती रहती। लेकिन ये पतला में प्रवेश कर रहा है, इसलिए इस बार अभिलंब से दूर
इस ओर मुड़ जाता है। और वही बात यहाँ भी होती है, यहाँ भी कांच से हवा में आने के कारण ये किरण इधर से ना जा करके थोड़ा सा इधर विचलित हो जाती है, और इसके बीच की दूरी भी इसी तरह से समांतर होनी चाहिए। बस इतना ही काम करना है, यही इसका मात्र जवाब। इसमें मात्र किरण आरेख खींचना है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से फिगर बनाने की तुम लोग अभ्यास कर लोगे, ताकि परीक्षा में आए तो हम लोग इसको आसानी से बना सकें। तो बस आज का क्लास यहीं तक है। आप लोग सक्सेस क्लासेस @44 को जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।